Hey, hello. I welcome you to Online Education Track, and today is the next topic about the endogenetic and exogenetic forces. अभी हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को हम कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक हमने दो टॉपिक कंप्लीट करे हैं, एक टॉपिक हमने मिस कर दिया है और कोई इतना जरूरी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। बट जो आज का टॉपिक है दैट इज एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंसेस क्या है। और आई रिक्वेस्ट यू, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो द टॉपिक इज एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। देखिए होता क्या है कि जैसे बात की है एंडोजेनेटिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनेटिक का मतलब होता है जेनेसिस मतलब बर्थ लेना। ऐसी फोर्सेस जो अंदर से मतलब अर्थ के इनसाइड फ्रॉम द अर्थ, दे हैव जेनेसिस, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनेटिक। और एक्सोजेनेटिक का मतलब होता है अर्थ को छोड़कर बाहर से अगर फोर्स लगती है, उसके जो ओरिजिन है उस फोर्स का वो अर्थ से बाहर है, उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, एंडोजेनेटिक मतलब अर्थ के रिलेटेड जो भी फोर्सेज लग रही हैं इनसाइड, कमिंग फ्रॉम द इनसाइड, दैट इज एंडोजेनेटिक। और अगर ऐसी कोई फोर्सेज हैं जो बाहर की तरफ से, मतलब हो सकता है सन से आ रही हो या फिर मेटियोर, कुछ और भी हो सकता है, मोस्टली यही होता है सन, लेकिन उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। सो देखते हैं, द वेरियस लैंडफॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस आर आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बिटवीन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसी का रिजल्ट है। अब क्या होता है, एंडोजेनेटिक कंस्ट्रक्टिव फोर्स होती हैं, इससे क्या होता है, अंदर से मान लीजिए अर्थ है, अंदर से लावा निकलेगा, कुछ भी हो, हलचल होगी, तो इट क्रिएट्स द लैंडफॉर्म, तो ये लैंडफॉर्म को बनाती है। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करती है, उसको खत्म करती है, और ट्राई टू रिड्यूस इट। जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि हो सकता है कि ये एक अंदर से एंडोजेनेटिक फोर्स लगी एंड नाउ स्टार्टिंग माउंटेन बिल्डिंग आफ्टर सम ईयर्स, मेरे और मे बी आई कैन से कि काफ़ी सालों के बाद, तो क्या होगा, इस पे विंड लगना स्टार्ट हो जाएगी, एयर से होगा या फिर वाटर ग्लेशियर्स, तो उसको धीमे धीमे इसका साइज छोटा हो चला जाएगा। तो ये होती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करती हैं, उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं, और एंडोजेनेटिक ये लैंडफॉर्म बनाती हैं। तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोला जाता है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव और उसको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। द वेरियस लैंडफॉर्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस आर आउटकम, ये देख लिया, द एंडोजेनेटिक फोर्सेस कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कंस्ट्रक्टिव फोर्स engage in the creation of various vertical irregularities which gave birth to numerous type of landforms. Such landforms are called as initial landforms. ऐसा क्लियर कि जो फोर्सेस धरती के अंदर से आती हैं और डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाती हैं, और उनको जो पहली बार जो लैंडफॉर्म बनता है उसको बोलते हैं इनिशियल लैंड। It it is these initial landforms which are modified and shaped by exogenetic forces acting through the agent of denudation that result into sequential landform। और जब ये लैंडफॉर्म बन जाते हैं तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज उनके ऊपर एक्ट करती हैं और उसको उसको मॉडिफाई करती हैं और उसकी जो शेप है चेंज करती हैं। तो इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल लैंडफॉर्म। उसके बाद एक सीक्वेंस बन जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, हो सकता है माउंटेन है तो फिर प्लेटो बन जाएगा, फिर में प्लेन बन जाएगा और फिर सरफेस। It is generally believed that endogenetic forces and related movements are caused due to thermal convection current, geothermal energy, radioactivity and hotspot। अब ये आता है कि अर्थ का जो अर्थ से ठीक है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो उनका जेनेसिस है अर्थ में, तो किस फॉर्म में आता है, कन्वेक्शन करंट का भी रीजन हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी की वजह से हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी या हॉटस्पॉट की वजह से ये फोर्सेज होती है। यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि फोर्सेज एक्टिंग द अर्थ सरफेस कैसा होता है। देखो, एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब होता है, अब ये हो सकती है एंडोजेनेटिक मतलब धरती के इनसाइड से आ रही हैं, ये बहुत तेज हो सकती हैं, ये स्लो हो सकती हैं। अगर वो बहुत तेज होती हैं तो उसको बोलते हैं सडन फोर्स, या उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। और काफ़ी स्लो होती हैं उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक। अगर स्लो फोर्सेस लगती हैं तो उससे क्या होगा, इप्रोजेनिक बोला जाता है, ओरोजेनिक। इप्रोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, तो उससे कॉन्टिनेंट बनते हैं, और ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन्स। ओरो का मतलब ही माउंटेन होता है।
अब इपोरोजेनिक भी दो तरह की हो सकती हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। अगर अपवर्ड है तो इमरजेंस है, और जो डाउनवर्ड है सबमर्जेंस है। ओरोगेनिक, जो ओरोजेनेटिक है उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स लग सकती है या कंप्रेशन हो सकती है। जब टेंशन फोर्स होती है, मतलब टेंशन का मतलब होता है कि एक फोर्स ऐसा है आपको इधर खींच रहे हैं और इधर से एक तरफ फोर्स साइड लग रही है, तो यहाँ से फोल्डिंग और क्रैकिंग पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेम चीज फोर्स इस साइड लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में, एक पॉइंट की तरफ इधर की तरफ भी है और उधर की तरफ एक साइड कंप्रेस करते हैं, तो क्रिस्टल बेंडिंग होती है और फोल्डिंग हो जाती है। इनको अभी हम लोग डिफरेंटली अलग अलग पढ़ेंगे। So the endogenetic forces and moments are divided into diastrophic forces. इनको दो फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायस्ट्रोफिक और सडन फोर्स। डायस्ट्रोफिक मतलब दे आर स्लो फोर्सेस विच आर एक्टिंग imperceptibly and inexorably. Their effect become discernible after thousands of years. ये काफी स्लो होती है और कई हजार साल लग जाते हैं उसको चेंज होने में। These forms are responsible for creation of the primary landforms, that is continent and ocean basin. इनको बोला जाता है प्राइमरी लैंडफॉर्म। इसका मतलब होता है कि माउंटेन्स बनाने का काम। फिर एक आता है इप्रोजेनेटिक फोर्सेस। अब उनको डिवाइड कर सकते हैं, जो धीमे फोर्स लगती हैं उसमें किस तरह की फोर्स हो सकती है, इप्रोजेनेटिक हो सकती है या फिर ओरोजेनिक हो सकती है। ठीक है, इप्रोजेनिक का मतलब होता है, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस। दे एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, thus they are called as radial forces। ये क्या होती है, रेडियल फोर्स लगती है। जो अर्थ का रेडियस है उसके अलोंग लगती है। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, तो जो उनकी डायरेक्शन रहती है इस डायरेक्शन में रहती है, रेडियस की तरफ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल फोर्सेस। दे आर वर्टिकली फोर्सेस रिजल्टिंग इनटू लार्ज स्केल अपलिफ्टमेंट सब्सिडेंस। तो क्या होता है, इधर की तरफ लगते हैं इधर की तरफ लगते हैं, तो रेडियल फोर्सेस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि माउंट जो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है, तो उसके लिफ्टमेंट सब्सिडेंस होता है या इमरजेंस होगा या सबमर्जेंस ऑफ द लैंड एरिया। दीज फोर्स आर बेस्ट मैनिफेस्टेशन इन क्रिएशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि फोर्स कैसे लगती हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो उसको देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बने हैं, वो इप्रोजेनिक फोर्सेस के थ्रू बने। Examples of submergence is seen in submerged forest on the eastern side of Bombay Island. Andaman Nicobar has been isolated from the Arakan Yoma coast for submergence of intervening land. On the other land, evidence of massive fossil above sea lies in the Britain Norway's good example of exogenetic upliftment. ठीक है। दूसरी फोर्स आती है ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ही जिससे माउंटेन्स बनते हैं, दीज आर द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। औरों का मतलब ही माउंटेन होता है। विच एक्ट टेंजेंशियली टू द अर्थ सरफेस, मतलब अगर अर्थ सरफेस यहाँ पर है तो रेडिएशन नहीं लगेंगे, ये इस तरह से लगती है। दैट इज दे वर्क एज अ हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल। These horizontal forces has created most of the mountains and the ocean ridges of ocean basin। तो हम लोग ओशन जो और जेनेटिक फोर्सेस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंप्रेशन फोर्स एक टेंसाइल फोर्स। मतलब कि अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, तो अगर किसी भी चीज के ऊपर कंप्रेस कर रही है तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन फोर्स, और अगर दोनों इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स कैसे लगेगी, ये मान लीजिए रॉक का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रही है इधर से लग रही है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। मतलब ये इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट विल कंप्रेस। तो कंप्रेस से क्या होगा, क्रिस्टल ब्लेंडिंग होगी या फोल्डिंग होगी। तो क्रिस्टल ब्लेंडिंग रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटो। जब क्रिस्टल बेंडिंग होती है तो उससे क्या होता है, प्लेटोज बनते हैं, जैसे तिब्बत प्लेटो बना हुआ है। हैज बीन फॉर्म ड्यू टू बेंडिंग ऑफ इरोशियन क्रस्ट, इट इफेक्ट लार्ज स्केल एरिया। ठीक है, तो क्रिस्टल बेंडिंग मतलब इस तरह से बन जाएगा ये, फिर अगर हम लोग उसको फोर्स करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा प्लेटो। दूसरा आता है फोल्डिंग। फोल्ड रिफर्स टू रिफ्लेक्स फ्लेक्चर और बैंड इन क्रिस्टल along an axis called hinge line as it result of tangential compression force as shown in the। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फोल्डिंग क्या है। अगर आप कोई माउंटेन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो इस तरह दिखाएगा, इस तरह देखने को मिलता है कभी कभी।
तो इसका मतलब क्या है कि इधर से फोर्स लगी है और इधर से फोर्स लगी है, तभी तो कंप्रेस हुआ है। तो इट बिहेव लाइक, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स। हम लोग कंप्रेशन पढ़ रहे थे, तो कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, ये रोप स्ट्रक्चर है, इधर से फोर्स लग रही है और इधर से फोर्स लग रही है, तो कंप्रेस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दीज रोप रेज अप रिलेटिव टू द रोप अक्रॉस द फॉल्ट, और यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाएगी जहाँ से ये ऊपर उठना है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एक पार्ट हो जाएगा ऊपर उठ जाएगा, उसको बोलेंगे हैंगिंग वॉल, और जो नीचे की तरफ रह जाएगा या फिर वहीं रह जाएगा नीचे जाएगा, उसको बोलेंगे फुटवॉल। तो ऐसे कंप्रेशन फोर्स काम करते हैं। अब क्या होता है, जब फोल्ड्स बनते हैं तो फोल्ड्स के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक फोल्ड्स होते हैं। ऐसे नाम से ही क्लियर है, इसको मैं अलग से भी दिखाऊंगा कि सिमेट्रिक फोल्ड का मतलब क्या है। फोल्ड लाइन ऐसी है और यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्री बने हुए हैं, तो इट इज सिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल कैसा होता है, लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से बना दूं इसको, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है छोटा है, तो इट विल बिकम एसिमेट्रिक फोल्ड। जैसे बताया है, दीज आर पोज्ड व्हेन टू ऑफ द फोल्ड आर सिमेट्रिकल एंड इज अ मिरर इमेज ऑफ एन, दैट इज ऑल्प्स माउंटेन्स। ऑल्प्स माउंटेन कैसे हैं, बिल्कुल इस तरह के हैं, इनका इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। Asymmetrical faults, they are caused when two limbs are bent in different angle. Example, Great Himalayan Range. अगर आप देखेंगे हिमालयन रेंज कैसी है, इस तरह से है, इट इज लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर काफी रेगुलर स्लोप है और यहाँ पर काफी स्टीप स्लोप है, तो इट इज डिफरेंट, इट इज एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। फिर आता है मोनोक्लिनल फॉल्ट्स। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन वन लिम्ब इज फोल्डेड एट एन एंगल ऑफ 90, एग्जाम नेपाल हिमालयास। मोनोक्लिन का मतलब होता है कि जब उसका एक लिम्ब, जैसा मतलब ये एक मान ली पहाड़ है, तो एक जो फ्लैग बनता है, इसको एक वन लिम्ब ये हो जाता है, दूसरा लिम्ब ये हो जाता है। जब एक लिम्ब 90 डिग्री तक मूव कर जाता है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनाइल। फिर होता है आइसोक्लिनल फॉल्ट, व्हेन बोथ द लिम्ब्स आर पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल। मतलब इस तरह से बन जाता, सपोज कीजिए अब ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं बना है अभी, इस तरह से, तो ये बन जाता है मोनोक्लिनल। आइसोक्लिनल। रिकम्बेंट फोल्ड का मतलब होता है व्हेन टू लिम्ब्स आर पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, सच फोल्ड आर क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्स, जैसा क्रिकल कासल ऑफ यूएस। तो इसके अंदर क्या होगा, रिकम्बेंट के अंदर देखिए सिंपल है, ये इस तरह से फोर्स लग रहा था, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा ये, सपोज करते हैं। फिर एक टाइम आएगा इस तरह से हो जाएगा, इतनी फोर्स कंप्रेशन, हाई कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो ये पैरेलल हो जाएगा ये लिम्ब इस लिम्ब के, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो इट विल कॉल्ड एज रिकम्बेंट फोर्स। तो इट इज ऑफ वेरी एक्सेसिव कंप्रेशन फोर्स। नेपिस का कब होता है, व्हेन द टू लिम्ब्स ऑल पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, पैरेलल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी है, एंड व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स बिकम्स सो एक्यूट दैट इट क्रॉस द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी of the rock system, at that the limb of the fold are so acutely folded that they break and broken into. Limb of the fold is thrown several miles away of the adjacent rock system where they are lies in utter disorder, and such broken limbs to the fold are called napes. Example, lesser Himalayas has number of napes drive the Himalayas. देखिए होता क्या है, एक्चुअली फोर्स लगी तो ये ऐसा बन जाता है, सपोज कीजिए, तो ये पैरेलल भी हो गया है और हॉरिजॉन्टल भी हो गया है, लेकिन और फोर्स लगेगी तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये बहुत दूर जा गिर जाएगा। मतलब क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा ये कैसे, और नीचे यहाँ पड़ा रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, रिकम्बेंट फोल्ड से भी ज़्यादा फोर्स लगती है, तभी तो उधर जाकर गिरा हुआ है ना। तो लिखा हुआ है ना, जब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी है तो मूव करता रहेगा, लेकिन उसका जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो टूट जाएगा, और जो होगा इतना सो एक्यूटली फोल्डेड दैट दे ब्रेक एंड ब्रोकन इनटू लिम्स। इतनी जल्दी होता है, मतलब इतना फास्ट हो, सॉरी फास्ट नहीं, इतना पावरफुल होता है, एक्यूट होता है कि फोल्ड ही डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है, मैं दिखाता हूँ फिर से। जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड्स कैसे होते हैं, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये फोल्ड इसके बराबर है, यहाँ पर क्या है, ये एसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। आइसोक्लिन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, ओवरटर्न का मतलब ओवरटर्न होने लगे हैं, यहाँ पर देखिए कि थोड़ा थोड़ा ओवरटर्न होने लगे हैं। फिर आता है रिकम्बेंट का मतलब, पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, लाइक आप देखेंगे तो ये पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ये आगे ओवरफॉल, रिकम्बेंट,
फोल्ड नैपिंग। नैपिंग में क्या होगा, अभी तक देखेंगे तो ये कहीं से कनेक्टिविटी थी, लेकिन यहाँ से इतना होता है कि इतनी फोर्स लग रही है कि ये वाला जो पार्ट है ये अलग टूट के बाहर गिर जाता है, और दूसरा अलग, यहाँ से पूरी की पूरी फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो जाती है, दैट्स कॉल्ड नैपिंग। ओके, तो अब देख लेते हैं एंटी सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। देखिए एक सिंपल सी वाली बात है, आपके पास एक पेपर लेंगे, उसको आप फोर्स जैसे फोर्स लगाएं, इधर से लगाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो जो पार्ट ऊपर है और जो पार्ट नीचे है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीक्लाइन और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सिंक्लाइन। दी upfold rocks strata in the arc lies in the called anticline, while the downward fold structure coming from through the like feature is called syncline। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कश्मीर वैली, काठमांडू वैली, इवन ऑल द वैलीज हैव द ये सिंक्लाइन। फिर होता है एंटीक्लोनोरियम और सिंक्लोनोरियम, ये भी सेम ही चीज़ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक तो ऐसा बन जाते हैं, कुछ सिंपल ग्राफ बन जाता है कि ये क्या हुआ, एंटीक्लाइन हो गया, सिंक्लाइन हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से। तो ये पूरा जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है, जो ये वाला, इसको बोलते हैं एंटीक्लिनोरियम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिंक्लोनोरियम। It represents such a folded structure which includes an extensive anticline synclines having numerous minor anticlines and synclines. For example, Kathmandu value is an example of synclonarium। जो काठमांडू वैल्यू है वो दिखाता है कि वहाँ पर क्या है, ऐसा सीधा नहीं है, वहाँ पर इस तरह की छोटी वैलीज और भी हैं। यहाँ पर एक वैली, दूसरी वैली है, और ये ओवरऑल वैली काठमांडू वैली बोली जाती है। तो ये दिखाता है सिंक्लोनरियम का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने देखी थी फोर्स, कंप्रेशन लग रहा था इधर, अगर ये फोर्स इधर की तरफ लग जाती है तो क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। इट रिप्रेजेंट दिस फोल्ड आर फोर्स एट द फॉलोइंग। क्या होगा, अगर ये फोर्स लगता है तो पहले फोल्डिंग और फिर क्रैक, पहले फोल्ड डेवलप होगा फिर क्रैक हो जाएगा। तो क्या होता है क्रैकिंग, क्रिस्टल रॉक सफर ओनली क्रैक्स व्हेन द टेंसाइल फोर्स इज मॉडरेट। तो अगर किसी भी चीज के ऊपर पहले धीमे धीमे फोर्स लगेगी तो क्रैक पड़ेगा ना स्टार्टिंग में। तो क्या होगा, अगर मॉडरेट फोर्स है तो इट विल डेवलप क्रैक, अगर ज्यादा ही फोर्स खींच लोगे तो यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा, एकदम से ब्रेक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अ फॉल्ट, अब क्रैकिंग एंड फोल्डिंग। अ फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर विच इन्वॉल्व एप्रिसिएशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द साइड ऑफ द रॉक एंड पैरेलल फोल्ड। अब देखिए फोल्ट के बारे में बात करते हैं, इसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। टेंसाइल फोर्स का यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम है। तो क्या होगा टेंसाइल फोर्स का, कोज स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग ऑफ द रॉक्स। अरे कोई भी चीज आप एक काम कीजिए, जो आपके पास से इरेजर होती है, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, तो ये सब पीछे से हल्की सी पतली पड़ने स्टार्ट हो जाती है, खींचती है ना उधर, तो टेंशन हो जाती है इसके अंदर। तो cause stretching and thinning of the rock usually accompanied by tensional force। Tensional force common along extensional plate boundaries such as mid-ocean regions। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, लगने के बाद क्या होगा, और खींचेगा, तो जो यहाँ पर एक जो क्रैक डेवलप हुआ था फॉल्ट डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो इस तरह से निकल कर आता है, जो अपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं होस्ट, HORST, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं गबन। सो टाइप ऑफ फॉल्ट्स, नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, या रिवर्स फॉल्ट होते हैं, या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं, या रिवर वैली और ग्रेवल। चार चीजों हम लोग उसको देखेंगे, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्ट, एंड द लास्ट वन इज अ रिवर वैली और ग्रेवल, जो भी बात की थी। देखिए नॉर्मल फॉल्ट का मतलब क्या है, टेंशन के मतलब इट कोज ड्यू टू टेंशन फोर्स। अगर इसके ऊपर टेंशनल फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो उसको बोलेंगे टेंशनल फोर्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ द रॉक्स ब्लॉक इज एन ए अपोजिट डायरेक्शन, द स्कार्प इज स्टीप। तो इसमें क्या होगा, धीमे धीमे यहाँ पर ये पार्ट यहाँ से अलग टूट जाएगा, तो इधर तरफ जाएगा, इधर तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो स्कारमेंट होगा काफी स्टीप होता है। रिवर्स के अंदर क्या होगा, इसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं। टेंसल फोर्स लगी, इधर लगा, इधर लगा, तो क्या होगा, एक पार्ट ऊपर चला जाएगा, पार्ट नीचे चला जाएगा। फिर एक होता है रिवर्स फोल्ड। अगर कंप्रेशन फोर्स
अगर आपको अगर रोक है उसको जैसे दबाएंगे तो यहाँ से भी तो एक फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो जाएगी ना। तो ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स द मोमेंट ऑफ बोथ द फ्रैक्चर रोक्स ब्लॉक इज टुवर्ड ईच अदर। तो उनमें मोमेंट रहता है एक दूसरे की तरफ रहता है। द फोल्ड प्लेन इज नॉट सो स्टीप एज इनफॉर्मल फॉल्ट। तो यहाँ पर देखा गया है कि इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, लेकिन स्टीप तो होता है, इतना नहीं होता है। इन रिवर्स फॉल्टिंग देर इज शॉर्टनिंग ऑफ द फॉल्टेड एरिया। शॉर्ट हो रहा है ना, कोई अगर दबाएंगे तो छोटी होगी। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन द फोर्स आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। अब एक रोक ये वाली है, दूसरी यहाँ पर है, ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स, तो लग तो रहे हैं लेकिन पैरेलल लग रहे हैं, बट इन अपोजिंग डायरेक्शन। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। देन सच फॉल्ट ऑफ फॉर्म सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन ऑफ कैलिफोर्निया। इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। रोक ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रक्चर व्हाइल द लिटिल वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज देयर। रिफ्ट वैली कैसा होता है? इट इज येट अनदर रिलीफ फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टिंग एक्टिविटीज। रिफ्ट वैली रिप्रेजेंट अ लॉन्ग नैरो ट्रफ depression or basin of two pressure plate. For origin of its compression hypothesis is more accurate. इसमें ये देखा जाता है कि आप सभी जिसमें पढ़ेंगे तो ये बताया है कि मान लीजिए रोक है, इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, धीमे धीमे क्रैक डेवलप हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो ये वाला पार्ट होगा ये नीचे चला जाएगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। इस तरह से नीचे चला जाएगा। इसी को बोला जाता है, इसको बोलेंगे हॉस्ट और इसको ग्रेबन, GREB। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला पार्ट, अगर फोर्स इधर से लगेगा तो पहले ही यहाँ पर क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये पार्ट नीचे चला जाएगा और यहाँ पर पानी भर जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। जैसे अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये अफ्रीका है, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ से रिफ्ट वैली है इस तरह से। हो सकता है कई हजार सालों के बाद जो रिफ्ट वैली बनती बनती बड़ी होती चली चली जाएगी, और जो ये वाला पार्ट है ईस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा, लेकिन वो कई हजारों लाखों सालों के बाद होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है एंड्रोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या हैं। देखिए हमारी जो हमारा जो टारगेट है इस सीरीज का, वो ये है कि आपको क्रैश कोर्स में थ्रू जो एक शॉर्ट फॉर्म में समझाया जा सके। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको जानकारी है बेसिक, और अगर आप इसे खुद पढ़ के जितना बता दिया आप उसे बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। एनीवेज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कल का टॉपिक रहेगा सिंक्लाइंस, ये सिंक्लाइंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और सिंक्लाइंस के बाद यस सिंक्लाइंस उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी कैसे काम करती है बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में। देन फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो धीमे धीमे रोज हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू। और एक बार हमारा ये खत्म हो जाता है देन वी विल मूव टुवर्ड द अदर टॉपिक। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज like, comment and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for joining.